बेसिक फंडामेंटल हमारे पास एक ही है, वो ये कहता है, बेसिक फंडामेंटल हमारे पास एक ही है, वो ये कहता है कि दुनिया में जब भी किसी की काइनेटिक एनर्जी बदल रही होगी या स्पीड बदल रही होगी, उसके लिए किसी ना किसी ने वर्क किया होगा। बिना वर्क के काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए कोई ना कोई फोर्स वर्क करता है। एक्चुअली F बराबर ma का ही एक रूप है, पर हम इसको बोलते हैं कि whenever there is a change in kinetic energy, there must be somebody जिसने वर्क किया होगा। बिना वर्क किए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। इसका इस्तेमाल हम उन जगहों पे करते हैं जहां पर हमें किसी जगह पर स्पीड का जिक्र होता है, तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें सारे फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं सबको कंसीडर करना है, किसी फोर्स को छोड़ना नहीं होता। सारे फोर्सेस का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। तो जब भी कोई सवाल हमारे पास आएगा कि किसकी स्पीड निकालो किसी जगह पर, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। और अब मैं आपसे जो सवाल कराने वाला हूं, मैं ये बताऊंगा नहीं आपको कि ये किसका है, क्योंकि बीच बीच में मैं न्यूटन्स लॉ के भी सवाल दे दूंगा, ताकि आप खुद आइडेंटिफाई करें कि इस सवाल में क्या करना है और कैसे करना है। और आपको लग रहा है कि इसमें वर्क एनर्जी लगेगा कि न्यूटन्स लॉ लगेगा। न्यूटन्स लॉ कैसे पता लगता है? जब भी किसी सवाल में किसी अननोन फोर्स का जिक्र होता है, एक्सेलरेशन का जिक्र होता है, तो आप समझ जाते हैं कि उस जगह पर हमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाना होता है। किसी प्रोसेस के होने के बाद किसी जगह पर स्पीड का जिक्र होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हमें यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है। तो ये आपका खुद का सोच है कि आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर में ये लिख के तो नहीं आएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ सवाल करने की कोशिश करता हूं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, पर इन सवालों के थ्रू ही हमें चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं नहीं बताऊंगा कि ये वर्क एनर्जी का सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा कि ये न्यूटन्स लॉ का सवाल है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो जैसे मान लो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है मास m का, यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है मास m का, मास m का एक पार्टिकल रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, पार्टिकल रखा है मास m का। हमने इसको v स्पीड दी, हमने इसको v स्पीड दी, ये फिक्स्ड है, आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस फिक्स्ड है, इसको v स्पीड हमने दी। यहां पर प्लीज ध्यान से देखिएगा, v स्पीड दी यहां पर इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में, इस पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने v स्पीड कर दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि सोचना आपको ही है कि क्या लगाना है। मेरा सवाल इतना है, सवाल लिखते हैं क्योंकि सवाल लिखकर ही समझ में आएगा आपको क्या करना है। हेमिस्फेरिकल सरफेस पे एक पार्टिकल है जिसको हमने एक v स्पीड दी है, v स्पीड दी है। अब मैं अपना सवाल पूछता हूं, मेरा सवाल है what will be the minimum value of v, minimum value of v such that it leaves the contact right here. What is the minimum value of v such that it leaves the contact right here? यहीं पर कांटेक्ट छोड़ दे। क्लियर है क्या मेरी बात? और भाषा, क्योंकि भाषा ही सारी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v such that it does not leave the contact here, it does not leave the contact here, it does not leave the contact here. ठीक है? तो आप मुझे पढ़ के बताइए कि ये सवाल किसका लग रहा है आपको? ये न्यूटन्स लॉ का सवाल लग रहा है कि वर्क एनर्जी का सवाल? न्यूटन्स लॉ का लग रहा है। क्यों? कांटेक्ट छूटने और न छूटने की बात आ रही, तो हमें पता है कांटेक्ट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन, यानी वो चाहता है कि इस पॉइंट पर नॉर्मल जीरो हो ना हो, उसकी कहानी पे बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब न्यूटन्स लॉ का सवाल होता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो इस समय पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? अगर इस पर चल रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होता है मेरे बेटा पार्टिकल के पास? v स्क्वायर बाई आर पार्टिकल के पास होता है। तो इसका एक्सेलरेशन हमने यहां पर a मान लिया, जिसकी वैल्यू हो गई v स्क्वायर बाई आर। और सेकंड पार्ट होता है इसका FBD बनाना। इसके FBD में बनाया तो क्या क्या फोर्सेस हैं? एक mg नीचे लग रहा है और एक नॉर्मल नीचे ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू
mv² r। अब हमने ये तो लिख दी, इक्वेशन तो लिख दी, अब हम अपने सवाल को सोचने की कोशिश करते हैं। वो चाहता है कि कांटेक्ट लूज करे या ना करे, इसकी कहानी में बात कर रहा है, यही कह रहा है। तो हमने कहा यार mg तो कभी बदल नहीं सकता, कांटेक्ट लूज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नॉर्मल क्योंकि mg का कंट्रोल तो हमारे पास है नहीं, हम v को ही एडजस्ट कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए अगर v को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं ज्यादा v दूंगा तो क्या होगा। ये तीन टर्म लिखे हुए हैं, mg बढ़ेगा कि घटेगा, mg तो कांस्टेंट रहेगा। v को बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल घटेगा, इसका मतलब है v बढ़ते जाने से नॉर्मल घट रहा होगा। अगर एक v किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा। इसका मतलब v की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा स्पीड दे दी, उससे ज्यादा स्पीड दे दी तो क्या होगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। इसीलिए सवाल में दो तरीके से पूछा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड देगी कांटेक्ट ना छूटे, तो और या पूछा गया कम से कम कितनी स्पीड देगी कांटेक्ट छूट जाए। क्योंकि v की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड आ गई, कि 5 मीटर पर सेकंड डालने पर मान लो नॉर्मल की वैल्यू 0 आ रही है, तो अगर आपने स्पीड को 5 से कम दिया होता तो नॉर्मल कुछ आ रहा होता, और अगर आपने v की वैल्यू को 5 से ज्यादा दिया होता तो नॉर्मल निगेटिव हो जाता। इस फॉर्मूले से नॉर्मल निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा होगा, यानी कांटेक्ट छूट गया होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, नॉर्मल 0 कर देंगे। तो क्या क्या निकाला उससे v क्या हुआ, v क्या चीज है, ये जिस पे जस्ट उस स्पीड पे कांटेक्ट छूट जाएगा। अगर उससे ज्यादा होगी तो बहुत, उससे कम होगी तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड जिस पे कांटेक्ट ना छूटे भी वही होगी, मिनिमम स्पीड जिस पे कांटेक्ट छूट जाए भी वही होगी। क्योंकि मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड में क्या भाषा है उसको समझ में आना चाहिए हमें। तो आंसर निकाल दीजिए, क्या आंसर आ गया, तो आंसर आ गया v की वैल्यू √gr। अरे n को 0 रख दिया तो v की वैल्यू क्या आ गई, √gr। अगर √gr से ज्यादा होगी तो क्या होगा, कांटेक्ट छूट जाएगा दिति, और √gr से कम होगी तो कांटेक्ट नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या मेरी बात। अगला सवाल, अगला सवाल प्लीज ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा, समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट चीज है समझना आपके लिए। फिर से मेरे पास वही हेमिस्फेरिकल सरफेस है, फिर से मेरे पास वही हेमिस्फेरिकल सरफेस है, फिर से मेरे पास वही ब्लॉक है मास m का, और इसको मैंने 0+ वेलोसिटी दी, मतलब इसको मैंने हल्का सा हिला के छोड़ दिया, इसको हल्का सा हिला के छोड़ दिया, यहां पे हल्का सा इसको हिलाया और छोड़ दिया, ठीक है। अब बताइए क्या ये यहीं पे कांटेक्ट लूज कर देगा क्या, यहां पे तो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे आपने कहा था यहां पे कांटेक्ट लूज करने के लिए कम से कम √gr दो। अभी तो आपने पढ़ा था यहां पे कांटेक्ट लूज करने के लिए अगर उससे कम दी थी तो क्या हुआ था, नॉर्मल की वैल्यू कुछ आएगी। अरे पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर mv²/v की वैल्यू √gr दे तो वहां नॉर्मल 0 है, v उससे कम देंगे तो नॉर्मल तो कुछ होगा वहां पर। तो हमने कितनी v दी है वहां पर, 0+ v दी है, तो इसका मतलब वहां कांटेक्ट तो नहीं छूटेगा, यानी अभी सर्कल पे चलता रहेगा। क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल इट विल लूज कांटेक्ट, एट व्हाट एंगल इट विल लूज कांटेक्ट, किस एंगल पर कांटेक्ट लूज करेगा, किस एंगल पर कांटेक्ट लूज करेगा। सवाल सुना हमने, तो किस एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। जब ये सवाल आपके सामने आया तो किसका सवाल दिखा आपको, ये न्यूटन्स लॉ का है कि वर्क एनर्जी का, पहले इंस्टेंट पे तो दिख ही रहा है कि न्यूटन्स लॉ का सवाल है कि किस एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। न्यूटन्स लॉ हमेशा किसी पॉइंट पे बनाया जाता है, तो जिस जगह पे कांटेक्ट लूज करेगा उस जगह पे जाते हैं। माना कि थीटा एंगल पे लूज करेगा, माना हमने कि थीटा एंगल पे लूज करेगा, कहीं पे बताना है थीटा एंगल पे, तो यहां पर लूज करेगा तो क्या यहां पर इसका स्पीड होगी, v है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल में घूमने में हमें उसका एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, तो उसके लिए v चाहिए, तो v मान लिया। क्या क्या इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंटर की तरफ कितना होगा, v²/r। अब क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, यही बना दूं चल जाएगा, कंफ्यूज तो नहीं होगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं, पता है ना हमें क्या क्या फोर्सेस हैं, मुझे बताइए। mg, बहुत बढ़िया, और एक नॉर्मल, अभी 0 कर दूंगा मैं, और एक नॉर्मल मान के चल रहे हैं, अभी 0 कर दूंगा। तो बताइए क्या इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल के लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, mg cos थीटा, प्लीज सभी लोग बोले mg cos थीटा माइनस n बराबर ma, a कितना है v²/r। हम क्या चाहते हैं, यहां इस जगह हमने क्या माना, कौन सी जगह निकाल ली जहां पे कांटेक्ट छूट जाए, तो नॉर्मल क्या हो जाए 0, तो नॉर्मल 0 हो जाए तो हमारे पास क्या आ गया, g cos थीटा इज इक्वल टू v²/r। अरे आ गया, g cos थीटा इक्वल टू v²/r। हमें निकालना क्या था,
थीटा, हमें थीटा निकालना था, पर क्या ये सॉल्व होते हुए दिख रहा है क्या? क्योंकि जी कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बाई आर में वी भी तो नहीं पता है हमें, तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें इस जगह पर स्पीड चाहिए, तभी सवाल सॉल्व होगा। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि अब मुझे इस जगह पे स्पीड चाहिए, तुमने कहा इस जगह पे स्पीड आते हो, अब मैं वर्क एनर्जी भी लगाऊंगा। भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सवाल में क्या लगाना है? आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने कैसे सोचा। पहले मैंने पढ़ा कि उसने पूछा कहां कांटेक्ट लूज करेगा, मैंने कहा न्यूटन्स लॉ का सवाल है, और न्यूटन्स लॉ के सवाल में सर्कल में घूमते हुए मैं पता है एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर मानते, इसलिए मैंने v मान के इक्वेशन लिखी, नॉर्मल जीरो किया, कंडीशन आ गई। हमने कहा अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, कब होगा ये थीटा, कब निकलेगा? जब v पता होगा। v बिना पता सवाल नहीं हो सकता। यानी अब हमें क्या निकालना, इस जगह पर स्पीड निकालनी है। जैसे मेरे दिमाग में आया इस जगह पर स्पीड निकाल ली है, मेरे दिमाग में अगला चीज क्या आएगी? वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम कौन कौन से फोर्स लगे रास्ते में? ग्रेविटी, नॉर्मल, और कोई? वेरी गुड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए क्या करते हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी देखने के लिए कि ग्रेविटी की दिशा में कितना चला है, कितना चला है ग्रेविटी की दिशा में, यहां से यहां आया है, ग्रेविटी की दिशा में इतना चला है। अरे ग्रेविटी की दिशा में कितना चला है? इतना। तो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, एम आई राइट? वर्क डन बाय नॉर्मल 0, क्यों? परपेंडिकुलर लग रहा है, के फाइनल। अरे ये फाइनल फोटो है, इनिशियल हाफ एम बी स्क्वायर, के इनिशियल 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। क्या हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई? 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 2g 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अरे बताइए, क्या हमारे पास एक इक्वेशन ये है वी स्क्वायर बाई आर, एक इक्वेशन वो है वी स्क्वायर बाई आर। क्या वी स्क्वायर बाई आर हट सकता है? हटा दीजिए और थीटा निकालिए। थीटा निकालिए, कॉस इनवर्स 2/3। रट्टा वट्टा नहीं मारना है, कॉस इनवर्स 2/3। थीटा आ गया कॉस इनवर्स 2/3। थीटा आ गया कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 2/3। पक्का क्लियर है? कैसे सोच रहे हैं समझने की कोशिश करिए। इसी एक बात पे हम 1000 सवाल बना सकते हैं, और फंडामेंटल हमें एक ही बात पता है कि मुझे नहीं रटना है सवाल। मैं सवाल रट के कैसे जा सकता हूं? मैं सवाल समझ के जाऊंगा। मुझे यह पता है कि न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं, मुझे यह पता है वर्क एनर्जी कैसे लगाते हैं, मैं उनको लगाना कभी नहीं भूलूंगा। बाकी सारे फंडे मुझे क्लियर हैं। अगला सवाल, फिर से वही सेम सवाल दे रहा हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका दिमाग चले। ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास सिचुएशन है। यहां पे एक ब्लॉक है, फिर से वही स्फीयर है, पर इस बार इससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, इससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, इससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसकी रेडियस आर है, ये दिया हुआ है, इसकी रेडियस आर है, ये मास एम है। इसको यहां पर हमने 0 प्लस वेलोसिटी दी, 0 प्लस वेलोसिटी दी, ठीक है। अब इसने कहा एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इट लीव्स द कॉन्टेक्ट। डरिएगा मत, बहुत मुश्किल सवाल में आ जाएगा, पर डरिएगा मत। इट लीव्स द, आप तो जो सीख रहे हैं वही करिए। लीव द कॉन्टेक्ट, लीव द कॉन्टेक्ट। इसने बोला थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे कॉन्टेक्ट लीव कर रहा है, ये हमें बता दिया गया, ठीक है। पूछा है फाइंड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है हमें, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालनी। मतलब अभी हमें स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बतानी है। इस समय स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? लेंथ कैसे क्या हो सकती है? स्प्रिंग की लेंथ कितनी है इस समय? आर है, पक्का। अब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हमें पता ही नहीं है सवाल में, हमें यह भी नहीं पता स्प्रिंग खिंची हुई है कि दबी हुई है, तो हम कुछ मान लेते हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन जो मन करे वो मान लेते हैं। बताइए क्या मान ले? इलोंगेशन है। लेट, हमें स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ निकालने के लिए हम कैसे पता, इस समय स्प्रिंग की लंबाई कितनी है? आर। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अगर हमें पता है कि इस समय स्प्रिंग एक्स खिंची हुई है, मान लो इस समय स्प्रिंग अगर एक्स खिंची हुई है, अगर मैंने ये मान लिया, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी हो जाएगी?
आर माइनस एक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने बोला अच्छा लगा मुझे, नहीं तो मैं डर ही गया। अबे इस समय स्प्रिंग की लंबाई कितनी है? अगर स्प्रिंग में इस समय खिंचाव एक्स है तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी रही होगी? तो यही तो पूछ रहा हूं। तो हमारा अगर एक्स निकल गया तो काम चल जाएगा। तो हमें क्या पता स्प्रिंग खिंची है कि दबी है, क्या पता है आपको? तो क्या किया उन्होंने कहा कि कुछ मान के चल लेते हैं। अरे जो नहीं पता है वो सब मान के चलना चाहिए। तो हमने कहा लेट इलोंगेशन इज एक्स। कोई दिक्कत किसी को? हमें पता नहीं है। इलोंगेशन इज इक्वल टू एक्स इस समय। लेट इलोंगेशन इक्वल टू एक्स। अब सवाल में क्या बोल रहा है? एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लीव द कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट लीव हो रहा है, क्या दिमाग में आया? नॉर्मल जीरो हो रहा है, क्या दिमाग में आया? न्यूटन्स लॉ। तो सबसे पहले हमने गए थीटा इक्वल टू 60 पे फोटो बनाई। थीटा इक्वल टू 60 पे फोटो बनाई। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे गए और फोटो बनाई। और इस पे क्या क्या फोर्स लगा? एक तो इसके पास वेलोसिटी मानी पहले, क्योंकि सर्कल में घूम रहा था, सर्कल वेलोसिटी माननी पड़ेगी सर्कल में। अरे बताइए फोर्स क्या क्या दिखाए? मैं यही फोर्स दिखा दूं, चल जाएगा ना यार? अरे चल जाएगा। एक फोर्स हो गया mg, एक हो गया नॉर्मल, और एक हो गया kx। अरे एक हो गया kx, और कोई फोर्स है क्या? नहीं। कैसा मोशन कर रहा है पार्टिकल? सर्कुलर। तो बताइए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? जब तक आपको सीखेंगे नहीं, आप 10-20 सवालों में सीखेंगे नहीं तो काम नहीं। अब बोलिए, सभी लोग बोले में, जब तक अब हाँ mg cos 60 माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। n की वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? kx प्लस mg बाई 2 बराबर mv स्क्वायर बाई 2। हमें निकाल mv स्क्वायर बाई आर, सॉरी, ये इक्वेशन आई। हमें निकालना क्या है? x। अब x निकल गया तो काम चल जाएगा ना। क्या निकालना? x। क्या इससे निकलेगा? क्यों? v नहीं पता, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? v। इस जगह पे v निकालना पड़ेगा, तो दिमाग में तुम्हारे क्या आएगा? वर्क एनर्जी। ये मैं थोड़ी साला खड़ा रहूंगा, वो तुम्हारे दिमाग में आएगा, तभी तुम नए सवाल सोच पाओगे। तुमने कहा अब मैं साला वर्क एनर्जी लगाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा सवाल को? फंसेंगे तो उभरेंगे। आप लोग फंसते ही नहीं। आप लोग तो पूरा प्रोसेस बता दे, फंसिए। आपने कहा मेरे को तो समझ में आया कि न्यूटन लॉ लगाना, लगा दिया। अब फंस गए। अब तुम यहां रुक गए ना, अटक गए। क्यों अटके? क्योंकि तुम सवाल को आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक तुम्हें वी ना बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल बदल चुका है, भाड़ में गया एक्स। पहले मेरा सवाल था नेचुरल लेंथ निकालो, तो मैंने सवालों का नेचुरल लेंथ का मतलब नेचुरल लेंथ कैसे निकालूं? मुझे तो सिर्फ इलोंगेशन आता है, तो मैंने इलोंगेशन को एक्स मान लिया। फिर मैंने कहा अगर एक्स पता है नेचुरल लेंथ निकालने के लिए, अगर एक्स पता है तो क्या नेचुरल लेंथ निकल आएगी? एक्स निकालना है, एक्स निकालने की कोशिश की तो ये इक्वेशन आए। एक्स तब निकल पाएगा जब v पता होगा, तो v से निकलेगा x, x से निकलेगा हमारे पास नेचुरल लेंथ। हमारा सवाल पूरा क्लियर दिख रहा है अब हमें। अरे समझ में आया मेरी बात? पक्का? अब क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो क्या क्या इक्वेशन लिखे? कौन कौन से फोर्स का वर्क डन? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू ए फाइल माइनस। बताइए वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का इनिशियल इलोंगेशन एक्स माना तो है, मैं लिखा है एक्स। इनिशियल इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग का? एक्स। फाइनल भी एक्स। इसका मतलब एक्स आई और एक्स एफ दोनों एक्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग 0। अरे फॉर्मूला आता है वर्क डन बाय स्प्रिंग का। क्या फॉर्मूला होता है? मैं भूल गया। एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। एक्स आई और एक्स एफ दोनों ही आर, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ तो बदली नहीं रही है रास्ते में। बताओ। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है? क्या होता है? कितना होगा? कितना नीचे आया? जल्दी बोलो। mg r। मैं खुद क्यों? बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। के फाइनल हाफ mv स्क्वायर। के इनिशियल 0। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ। 1 माइनस हाफ हाफ, हाफ हाफ कैंसिल। अरे देखो, तो हमारे पास आ गया mv स्क्वायर बाई आर बराबर mg। mv स्क्वायर बाई आर किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आ गया। अब क्या mv स्क्वायर बाई आर वहां डाल सकते हैं, तो वहां से x निकल आएगा। क्या कितना आया x? कितना आया x? mg बाई 2k। x कितना आया? mg बाई 2k। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? r माइनस mg बाई 2k।
इसका आंसर क्या हुआ? r माइनस एम जी बाई टू के। तो ये फुल लेंथ बढ़िया सवाल की कैटेगरी में आ गया। मेजॉरिटी ऑफ द जनता गलत करने वाली है, क्योंकि उस रट्टा मार के उसने ये किया ही नहीं है। उसने वो वाला सवाल किया होगा बिना उसके, cos इनवर्स 2/3 मग लेते हैं लोग, फॉर्मूला मगा होता है cos इनवर्स 2/3, पर स्प्रिंग लग गई, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। हमें क्या समझने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्या सवाल है पूछा गया, क्या आया? आ गया आंसर, x बराबर एम जी बाय टू के, मैं राइट? वेरी गुड, पक्का? वेरी गुड, कर लेंगे ना? गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, ये एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन है, इसका म्यू दिया हुआ है लेस देन 10 थीटा है, ये दिया हुआ है, म्यू लेस देन 10 थीटा दिया हुआ है। अरे क्लियर है? म्यू लेस देन 10 थीटा दिया हुआ है। यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, ठीक है? किसी ने पूछा ये लेंथ है, ये लेंथ h है, ये हाइट h है। When the block reaches at the foot, when the block reaches at a foot, when the block reaches at foot, block reaches at the foot, find out its speed. When the block reaches at the foot, find out its speed. When the block reaches at the foot, find out its speed. जब ब्लॉक नीचे पहुंचता है तो फाइंड आउट इट्स स्पीड। क्या दिमाग में आया आपके? वर्किनी थ्योरम। क्यों? स्पीड पूछिए, बिल्कुल आ सकता है वर्किनी थ्योरम, पर यह नहीं है कि यही आएगा। आपने पहले भी तो पढ़ाई की हुई है, तो आपके दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि सर मेरे को ये पता है कि ये जब नीचे गिरेगा तो mg sin थीटा रोक चलाता है, म्यू mg cos थीटा रोकता है, तो इसका एक्सेलरेशन मैं निकाल दूंगा और फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दूंगा, तो भी आंसर आ जाएगा। गलत थोड़ी किया आपने। क्लियर है? तो अगर किसी के दिमाग में क्या आ रहा है, किसको पता साला मेरे दिमाग में क्या आने वाला है। मेरे को सवाल देके पूछा भैया मुझे यहां पे स्पीड निकालनी है, तो मैंने कहा फिसलता हुआ आएगा तो स्पीड आएगी इसके पास। अरे समझ में आ रहा है? तो आपके दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम आया, करेक्ट। आपके दिमाग में काइनेमेटिक्स आई है, करेक्ट। आपने कहा जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस पर जी साइन थीटा एमजी साइन थीटा नीचे लगेगा, म्यू एमजी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कोई गलती है क्या इसमें? तब इसने कहा कि मैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो उसने क्या लिखा? उसने लिखा वी स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, अरे चेक करिएगा गलत ना लिखूं, इनटू एस। एस क्या है? एस ये डिस्टेंस है, एस ये डिस्टेंस है, इज इक्वल टू एच कोसेक थीटा, एच कोसेक थीटा। आंसर खत्म, आंसर आ गया इसका। अरे ये भी कोई गलत थोड़ी है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है उसका मेरे पास कंट्रोल नहीं, वो आपके दिमाग में आएगा। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये भी आ सकता था। और क्या आ सकता था जो आपके दिमाग में अभी रनिंग चैप्टर के हिसाब से क्या आया? वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेथड 2 आपने क्या लिखा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इज इट राइट? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन सीधे क्या आ जाएगा? हमें लिखा था माइनस एफ इंटू पाथ लेंथ, याद है ना आपको? तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, अरे चेक करिए, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच कोसेक थीटा। अरे सही लिखा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख दिया। वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच, वर्क डन बाय नॉर्मल is equal to half mv square minus 0। आंसर सेम आंसर। इट इज एंटायरली योर चॉइस कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं। आगे आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, ये पूरा ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। दिस इज, इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, पर मैंने दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वर्टिकल भी मेरा यही बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल भी यही है। इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका के है, इसकी नेचुरल लेंथ एल है, नेचुरल लेंथ इसकी एल है, इसकी नेचुरल लेंथ एल है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किस चीज का सवाल है, ठीक है ना। ये हमारे पास नेचुरल लेंथ एल है, बस वो वहां पे फिक्स्ड है उस पॉइंट पर, इस पॉइंट से ब्लॉक में बंधा हुआ है। सवाल में जो लिखा है वही करूंगा मैं। इफ पार्टिकल is performing circular motion with speed v, what is the elongation in spring? पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये बता दिया, v स्पीड से। ऑब्वियसली वो पॉइंट बंधा हुआ है, जमीन पर फिक्स्ड है, और ये ग्रेविटी नहीं है क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ऐसे नहीं घूम रहा है, यू घूम रहा है, दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई सी तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं है। सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई कि भैया सर्कल में घूमने के लिए क्या लिखना करना है। मैं इलोंगेशन पूछा है हर्षित बेटा, इलोंगेशन के टर्म में सवाल में एक्स क्या चीज है आपके सवाल में बताओ। सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इलोंगेशन पूछा है, सर्कल में ऐसे ही घूमेगा ना। यस सर। तो क्या कर रहे हैं आप, इतना देर कैसे लग रहा है? सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में v स्पीड से घूम रहा है, तो स्पीड तो बदल रही नहीं है, तो कोई स्पीड वर्क नहीं तो देखना नहीं है, हमें इलोंगेशन चाहिए तो फोर्स F बराबर ma लगाना पड़ेगा। सर्कल में घूम रहा है, तो स्टेप क्या किया, क्या करेंगे हम, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे हम, क्या करने वाले हैं बताइए? x बराबर ma करेंगे, kx बराबर ma करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, जो सवाल दिया हुआ है उसके हिसाब से फोटो बनाइए। क्या ये इस समय आपने माना, मैंने माना कि x इलोंगेट हो गया, छोटी सी गलत है, आपने इसको मान लिया x इलोंगेट हो गया, तो ये आपका ये ऐसे x इलोंगेटेड होगा, और ये v स्पीड, आप तो सब v स्पीड से घूम रहा है, सर्कल में दिया हुआ है, और मान लिया x इलोंगेटेड है, तो क्या ये लंबाई l प्लस एक्स हो जाएगी, ये लंबाई l प्लस एक्स हो जाएगी। कैसा मोशन कर रहा है पार्टिकल, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम इक्वेशन लिख देते हैं F बराबर ma। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के पास, एक्सेलरेशन पूछता हूं, फिर तभी फोर्स और एक्सेलरेशन कंफ्यूज रहोगे। एक्सेलरेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स, और व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, kx, तो F बराबर ma लगा देते हैं, तो हमारे पास आ गया kx बराबर mv स्क्वायर अपॉन l प्लस एक्स। अरे चेक करिए, जनरली जनता क्या करती है, सर्कल में घूमता हुआ देखती है, यही इसकी स्पीड v मान लेती है, और कहती है mv स्क्वायर बाई एल बराबर kx, mv स्क्वायर बाई एल बराबर kx लगा देती है, पर mv स्क्वायर बाई एल बराबर kx कैसे हो सकता, kx पहले मान लिया कि एल ही रहा, फिर kx लगाया, पर ये बेवकूफी करती है। और ये सवाल में आप क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट है सोचना। क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका आंसर जो भी आएगा श्रीधराचार्य तो लिखना आता ही होगा, आपको कुछ नहीं आता है तो भी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर मुद्दा यह है कि ये लिखना आपको आना चाहिए। मैं कैसे, मुझे यकीन दिलेगा कि आप दुनिया में कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप सही कर ले जाओगे, मेरा यकीन तभी आएगा जब मैं देखूं कि आप सोच पा रहे हैं। ठीक है, आते रहेंगे सवाल तो बीच बीच में आते रहेंगे। अब हम एक
अलग बात, नई बात पढ़ने जा रहे हैं। राइट डाउन पावर, एक नया शब्द पढ़ने जा रहे हैं। राइट डाउन पावर। पावर, ध्यान से देखिएगा। दुनिया में किसी की भी स्पीड बदलने, अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड बदल रही है तो आपने उससे क्या समझेंगे, क्या हुआ होगा? वर्क हुआ होगा। किसी ने काम किया होगा तभी काइनेटिक एनर्जी बदलती है, हमें ये बात पता है। किसी ने काम किया होगा तभी काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो जब मैं यहां खड़ा था और मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, और अब थोड़े समय बाद मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो आपने कहा कि एनएमएस सर की काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो किसी ने काम किया होगा। काम कौन करते हैं? फोर्सेस करते हैं। क्या क्या फोर्सेस है यहां पे? नॉर्मल, एमजी, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, जीरो, वर्क डन बाय एमजी, जीरो, एमजी ऊपर लग रहा है, मैं चल इधर रहा हूं, वर्क डन बाय एमजी, जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जीरो, क्योंकि आपको याद है दौड़ने के प्रोसेस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं मूव करता। मैं ऐसे थोड़ी दौड़ता हूं, मैं दौड़ता ऐसे हूं तो मेरा जो भी पॉइंट टच करता है वो हिलता थोड़ी है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, पर मेरी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी होगी। किसने काम किया होगा? मेरे अंदर के फोर्सेस ने, जो आपको दिखाई नहीं दिए। क्या मैंने आपसे कहा था वर्क थ्योरी में सारे फोर्सेस लेने हैं? यहां पर जब बॉडी है तो इसके अंदर भी बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे इसने इसको हिलाया तो कंधे ने यहां पे फोर्स लगाया होगा तभी हिल रहा है ये। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इंटरनल फोर्सेस आपको दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जीवन में जहां पर हमें दिख नहीं पाते हैं वो फोर्सेस, जहां पे काम हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अंदर जैसे क्या क्या फोर्सेस, जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी आपकी खड़ी थी, कार आपने ऑन की और आपने एक्सीलेटर पे पैर मारा, गाड़ी की स्पीड पकड़ ली, गाड़ी स्पीड तेजी चलने लगी, स्पीड काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की बढ़ी है, तो उस पर किसी ने काम किया होगा। काम के टर्म में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाता है? वर्क। काम किया होगा। कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व थे? फ्रिक्शन, वो कभी स्लिपिंग नहीं होती है, गाड़ी में भी, पहिए में भी स्लिपिंग नहीं होती, तो वहां पे फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। नॉर्मल का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी किसने बढ़ाई? अंदर के इंजन ने। तभी तो इंजन में पेट्रोल डालना पड़ रहा है, साला थक रहा है, मुझे खाना डालना पड़ रहा है तो मैं थक रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है? पर आप ढूंढ पाएंगे कि कहां कौन सा फोर्स लगाया, क्या हुआ, वहां ढूंढ पाएंगे? ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी ऐसी जगहों पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखिए, समटाइम्स हमने क्यों हम पढ़ रहे हैं, कोई भी शब्द हम क्यों पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए। समटाइम्स वी सी सम सिस्टम, sometimes we see some system which can do work, but unable to find out which internal force is doing what amount of work, कौन सा अंदर का फोर्स कितना काम कर रहा है, दिखना मुश्किल हो जाता है। अरे समझ में आया आपको? क्योंकि आप मेरे पे वर्क नहीं थ्योरी लगाएंगे तो आप फेल हो गए ना। आपको लगेगा साला, अगर किसी ने पूछा एनएमएस सर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़े तो उनकी स्पीड बताओ, यहां पर स्पीड कितनी होगी? आपने कहा वर्क नहीं लगाते, पर वर्क डन भाई एनएमएस सर के इंटरनल फोर्सेस ने कितना काम किया आपको दिख ही नहीं रहा साला, कितना काम कर रहा है एनएमएस सर के अंदर का फोर्स। अरे समझ में आ रहा है? तो ऐसी जगहों पे आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे लिखें। तो हमने क्या किया, इन जगहों पर ये काम तो कर रहे हैं पर हमें पता नहीं चल पा रहा कहां काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हमने कहा मेन काम इनका क्या है? फोर्सेस का पता लगाना, कि कितना काम कर रहे हैं ये पता लगाना है। कितना काम कर रहे हैं यही पता लगाना मेन काम है, कि कहां कौन सा फोर्स लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काम इंपॉर्टेंट, तभी तो आप बता पाओगे एनएमएस सर की स्पीड कितनी हुई है, कार की स्पीड कितनी हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर सच डिवाइसेस whose prime objective in any motion is work done such as engine, motor, human body,
एटसेट्रा। प्राइम ऑब्जेक्टिव हमें पता लगा देंगे कितना काम किया, कैसे किया, कहां किया, हमें मतलब नहीं है। वी डिफाइन अ न्यू टर्म पावर। वी डिफाइन अ न्यू टर्म पावर which is work done per unit time. Work done per unit time. Work done per unit time. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Which is work done per unit time. तो हमने वहां पे वर्क डन, इनको पावर को डिफाइन किया, इट इज dw by dt. रेट ऑफ वर्क डन, पावर इज dw by dt. ठीक है, पावर इज dw by dt. अरे सही है, पावर इज dw by dt. इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, और वी कॉल इट वॉट. वी कॉल इट वॉट. और इंजन्स के लिए ये जो वॉट यूज, जनरली मोटर वोटर के लिए वॉट यूज करते हैं कि भैया पंखे में 15 वॉट की मोटर लगी है, ऐसे यूज करते हैं. अरे सर में आ रहा है, पंखे में 15 वॉट की मोटर लगी, पर इंजन के लिए हम एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं कि वॉट से थोड़ा बड़ा यूनिट है, ताकि क्योंकि वहां ज्यादा पावर होती है, उसे कहते हैं हॉर्स पावर. तो अनदर यूनिट इसका है हॉर्स पावर. हॉर्स पावर एचपी. एचपी इसका मतलब होता है 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. एक छोटा सा सवाल करते हैं. पावर तो सबके लिए डिफाइन है. हाँ, हमने वहां जरूरत पड़ी, बाद में हम सबके लिए अभी आएंगे. हमने कहा पावर डिफाइन करें तो अब सबके लिए भी आएंगे. पर सबके लिए डिफाइन है, पर हमेशा समस्या ये होती है कि कोई चीज इसलिए डिफाइन नहीं की जाती कि आओ चले कुछ काम बढ़ाते हैं लोगों का. हम इसलिए चीजें डिफाइन और नई नई चीजें बनाते हैं ताकि हमारे लिए सहूलियतें बढ़े. तो हमें समस्या सिर्फ कहां आ रही थी? उन्हीं जगहों पे आ रही थी जहां कोई अंदर ही अंदर पेट में अंदर ही काम कर दे रहा, साला मुझे दिख ही नहीं रहा बाहर से. कार चली, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हमने काम किसने किया? ना फ्रिक्शन ने किया, ना उसने किया. हम कहां लगाए, कहां से इक्वेशन लगाए यार? अरे समझ में आ रहा है, अंदर ही अंदर किसी ने काम कर दिया यहां पर. समझ में आ रहा है. तो हम परेशान हुए, हमने कहा इनके लिए कुछ नया टर्म डिफाइन करते हैं. तो हमने नया टर्म डिफाइन कर दिया इनके लिए, पावर. ऐसे ही एक और टर्म हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी. जरूरत के हिसाब से चीजें डिफाइन की जाती है, ना कि होती है. बाद में जब हमने डिफाइन कर दी तो सबके लिए डिफाइन कर दूंगा, भले मेरे काम की हो ना हो. काम की तो यहीं पर थी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड. लिखिए, a car has total mass 6000 kg. Car has total mass 6000 kg, including passengers. पैसेंजर्स के साथ. ठीक है, कितना मास है कार का? 6000 kg. And it has an engine of 200 bhp. bhp का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी जितनी ताकत वो बनाता है वो तो अलग चीज हुई, जितनी ताकत वो दे पाता है गाड़ी को, वो bhp है. bhp मतलब उसकी पावर इतनी देगा. bhp का मतलब है इतनी पावर वो गाड़ी को देगा. अरे समझ में आ रहा है? 200 bhp. द कंपनी क्लेम्स The company claims it can acquire a speed of 100 kilometer per hour in 3 seconds. In 3 seconds. क्वेश्चन है, is company lying? सवाल है, क्या कंपनी झूठ बोल रही है? सवाल यही है. नो, इतनी तेजी कर लिया आपने? कितनी हॉर्स पावर दी है गाड़ी की? बताइए. जब कार चलती है तो कार पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं?
नॉर्मल फ्रिक्शन mg और इंटरनल फोर्सेस के काम करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं गाड़ी के लिए? फॉर कार, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय इंजन। अरे देखिए अंदर अंदर फोर्स भी काम करे ना इंजन, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे चेक करिए, ठीक है। कितने सेकंड में बोल रहा है बंदा? 3 सेकंड में बोल रहा है क्या? कितनी स्पीड पा सकता है? तो हम देखते हैं 3 सेकंड में कितनी स्पीड पा सकता है। अगर 100 से ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे भाई लोग सही क्लेम कर रहा भाई बंदा। अगर 100 से कम आएगी कहेंगे झूठा है साला, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर 100 कह रहा है वो तो 100 से ज्यादा मिल जाएगी हमको मैथमेटिकली, तो हम कहेंगे सही क्लेम है। अरे समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं 3 सेकंड में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है पहिए घूमते हैं ऐसे ताकि इसका यहां स्लिपिंग नहीं होती है, ये पॉइंट नहीं स्लिप करता है। रोटेशन में आएगा वैसे रोलिंग में, पर यहां पर अब याद रखना चाहिए हमें, गाड़ी आदमी कुत्ता बिल्ली जब चलते हैं जमीन पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, इसलिए वो वर्क डन नहीं करेगा। वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन इज पीटी, पावर इनटू टाइम। वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे रही होगी। अरे बताओ ना, माइनस 0। हम चेक करते हैं गाड़ी 3 सेकंड में कितनी स्पीड पाती है। क्या पावर है हमारे इंजन की? 2 bhp, 200 bhp है, अच्छी खासी का पावर है। 200 bhp इज अ गुड पावर। तो 200 इंटू 746 इंटू टी कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड। इतने जूल पर, जितना जूल आ गया, अबे यही आ गया ना, इट इज इक्वल टू हाफ m, यानी कि 3000 v स्क्वायर। अरे बताइए 3000 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? ये हम क्या निकाल रहे हैं कि 3 सेकंड में असली में कितनी पा सकती है स्पीड, वो चेक कर रहे हैं हम। क्लेम तो सालों ने किया 100, कितनी पावर से कितनी स्पीड आ सकती है? झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, मुझे क्या पता। तो हमारे पास v स्क्वायर निकाला, 200 से भैया कुछ गुणा भाग करो, 3 ये कटकुटा जाएंगे, बताओ कुछ कटकुटाएगा? 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया 2 इंटू 74.6। अरे देखो भैया गुणा भाग करके देखो, यही आ रहा है क्या? 2 इंटू 74.6। अरे इतना ही आ रहा है। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 149.2। हाँ जी, अरे यही आ रही है। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? v की वैल्यू हमारे पास आ रही है लगभग 12.3 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ रही है? 12.3 मीटर पर उसे तो किलोमीटर पर आवर में क्या, तो कन्वर्ट करके देखता हूं, अभी जल्दीबाजी नहीं करता हूं। यही, अरे 144 पर 12 होता है, तो मैंने इतना अंदाजे से लिख दिया, चलेगा ना? 12.3, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो 12.3 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अरे चेक करिए, 12.3 की 18 किलोमीटर पर आवर, 12.3/5 होगा लगभग 2.5, 2.5 इंटू 18 होगा 45, यानी आंसर आया 45 किलोमीटर पर आवर। झूठी है कंपनी, समझ में आ गया आपको? कंपनी झूठ बोल रही है। क्यों कंपनी झूठ बोल रही है? क्योंकि हमारा आंसर आया कि पूरी ताकत, अगर मान लो पूरी ताकत इंजन को हुर्र हुर्र करके पूरी ताकत से चलाया तो इंजन फिर भी कितनी वेलोसिटी पर आ सकता है? 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो साला बोल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नहीं हो सकता। सक्षम सच नहीं बोल रहा है। क्या समझ में आया? 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या किया मैंने, समझ में आया आपके? पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे इंटरनल। लेकिन हमने क्या कहा, लिखिए, वी कैन डिफाइन पावर फॉर एनी फोर्स, वी कैन डिफाइन पावर फॉर एनी फोर्स विच इज डूइंग वर्क। अब जो भी काम करेगा उसके लिए पावर डिफाइन कर सकते हैं। We can define power for any force which is doing work. सही है क्या? We can define power for any force which is doing work. हमें पता है P is equal to dW by dt, यानी P is equal to F dot ds
बाई डी टी, यानी P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो दिस इज, अगर फोर्स दिया होगा तो पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू एफ डॉट वी आ जाएगा। फोर्स दिया होगा तो पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू एफ डॉट वी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एफ डॉट वी। पावर कैन बी पॉजिटिव, पावर कैन बी नेगेटिव, पावर कैन बी जीरो। इंजन की पावर तो पॉजिटिव ही होगी, वो जिसके लिए बनाया था, पर वैसे किसी फोर्स की पावर पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे? एफ डॉट वी। क्लियर है मेरी बात? लिखिए, इफ पार्टिकल इज मूविंग, नहीं इसी में, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, विद अ फोर्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा फोर्स लग रहा, सीधा सीधा पावर फोर्स लग, ठीक है, देन पावर कैन बी रिटन एज एफ वी। अरे डॉट हट जाएगा, पावर कैन बी रिटन एज एफ वी। जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो पावर में डॉट हट जाएगा, बताओ। यस सर। बट एफ एंड वी हैज टू बी केप्ट विद साइन। वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे, तो निगेटिव, अरे वो तो साइन कन्वेंशन काइनेमेटिक्स का तो चलेगा ही, बट एफ एंड वी हैज टू बी केप्ट विद साइन। तो मेरे बच्चों, पहले पावर के 3 तरह के सवाल आएंगे आपके पास। एक है इंजन की पावर वाला सवाल, जैसा हमने अभी किया था उस तरह का सवाल। सवाल नंबर 1 कर लेंगे, इंजन की पावर वाला। दूसरा सवाल आएगा, फोर्स का फॉर्मूला देगा कि 3i प्लस 4j प्लस 5k लग रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी 3i प्लस डू है, पावर बताओ। घटिया सवाल, इसमें मैं एग्जांपल नहीं करा पाऊंगा, एफ डॉट वी करना, आंसर आ जाएगा। ये है सबसे मेन सवाल, इस पर आते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। कब? जब फोर्स वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग हो, आगे पीछे हो सकते हैं पर एक ही लाइन के अलोंग है, तो पावर को क्या लिख सकते हैं? एफ वी। प्लीज ध्यान से देखिएगा, पावर को एफ वी लिख सकते हैं, तो पावर को लिख सकते हैं एम डीवी बाई डी टी इंटू वी, एम डीवी बाई डी टी इंटू वी। अरे सही है, एम डीवी बाई डी टी इंटू वी, पक्का? इसको लिख सकते हैं, पावर को एम वी स्क्वायर डीवी बाई डी एस, एम वी स्क्वायर डीवी बाई डी एस। डीवी बाई डी टी को आपको याद हो, काइनेमेटिक्स में वी डीवी बाई डी एस लिख सकते थे। वी डी बाई डी एस, एक और वी लिखा हुआ, एक और वी आ गया तो ये आ सकता है। तो कई बार आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि पावर पी डी टी को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पहला, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल पी डी टी, पहला टाइप ऑफ सवाल बने, इंटीग्रल पी डी टी इज इक्वल टू आ गया क्या इस वाले से, इंटीग्रल एम वी डी वी। अरे बताइए, इनिशियल से फाइनल, पक्का? तो इंटीग्रल पी डी टी किसके बराबर आ गया? ये आ गया हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। नोट लिखिए पहले, ये पहला टाइप का सवाल है। 3 टाइप के सवाल इसमें ही बनेंगे इस फॉर्मूले से। क्या लिखा हमने? इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक नोट। इफ पीटी ग्राफ इज गिवन, पावर टाइम ग्राफ, if PT graph is given, PT graph is given, area under the curve will give change in kinetic energy. Area under the curve will give change in kinetic energy. पक्का? अरे बताइए, पक्का? दूसरा, इस वाले को देखते हैं, ये तो यहां से ये आया, इस वाले से बढ़ते हैं आगे, तो इसमें ds इधर ले गए, तो क्या आया? इंटीग्रल पी डी एस बराबर एम वी स्क्वायर डीवी। अरे बताइए, तो ये आया इंटीग्रल पी डी एस बराबर एम वी क्यूब फाइनल बाई 3 माइनस एम वी इनिशियल क्यूब बाई 3। पक्का? उसका नाम नहीं पता मुझे, कहते क्या एम वी क्यूब को क्या कहते हैं मुझे नहीं बताया। इसको तो बताया था मेरे मास्टर जी ने, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका भी नाम बताया होता तो बता देते,
लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर पीएस ग्राफ दिया हो तो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है हमें, mv³/3 का डिफरेंस। उसका नाम नहीं पता, चाहे तो हम और आप नाम डिसाइड कर लें और हम याद कर लेंगे, अगर आपका मर्जी है तो। अगर नहीं किससे काम चल रहा है तो भी चल जाएगा, चल जाएगा। लिख लीजिए, इन पीएस कर्व, पीएस मतलब पावर डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, mv³/3 का चेंज। तो ये दो तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं, पीटी कर्व दे सकता है और पीएस कर्व दे सकता है। पीटी कर्व दे सकता है और पीएस कर्व दे सकता है। अरे क्लियर है, क्लियर है मेरी बात? तो पावर, एक तो सवाल कैसे आएगा, ये जो पहला सवाल किया था हमने, पावर दी, उसने पूछा कितना चलेगा, अरे निकाल लोगे क्या। दूसरा हमने P बराबर F.V का, फोर्स का वेक्टर फॉर्म देगा, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म देगा, कर लोगे क्या। तीसरा हमारे पास पीटी कर्व दे सकता है या फिर पीएस कर्व दे सकता है और पूछ लेगा स्पीड बताओ, स्पीड बताओ, तो कर लेंगे क्या। जैसे मैं दो सवाल छोटे छोटे कर लेते हैं ताकि यही दो सवाल आपको पता हो, जितने सवाल हम क्लास में कर रहे हैं वही होंगे। F.V का नहीं कर रहा हूं, F.V का कर लेंगे ना, फोर्स देगा IJK में, V देगा IJK में, कर लेंगे अपन। गुड, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से करके बताइएगा। ये हमारा PT कर्व है, 10 सेकेंड 50 वॉट 10 kg का ब्लॉक है। फाइनल स्पीड बताएं, फाइनल स्पीड बताएं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ये सवाल है। इसका ग्राफ दिया हुआ है पीटी कर्व। फाइनल स्पीड बताएं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। फाइनल स्पीड बताएं इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पी एस कर्व, ये 10 मीटर है, ये 50 वॉट है, एम की वैल्यू 10 kg है। वी फाइनल बताएं, वी इनिशियल हमारे पास है हो गया। क्या आंसर है पहले का? 250। आसान सवाल है। क्या किया आपने, पीटी कर्व देखते ही समझ गए एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज का। एरिया अंडर द कर्व निकाला वो 250 आया शायद, तो आपने लिखा 250 बराबर हाफ इंटू m v फाइनल स्क्वायर, मतलब v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। इज इट राइट? 250 m कितना दिया हुआ है 10, तो ये आ गया 50, तो यानी vf की वैल्यू आ गई √50। तेज काम करना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए था। आ गया सभी का? इसमें ये किसका कर्व दिया हुआ है, पीएस कर्व है। पीएस कर्व में हमें पता है, याद रखने की जरूरत नहीं कि ये देता है, आप तो पी और एस है। पी को क्या लिखे एफ वी, एफ को क्या लिखे एम ए को क्या लिखे डी/ds, अपने आप दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। तो क्या देगा इसका एरिया कर्व कितना आया 250 फिर से, इट इज m/3 v फाइनल का क्यूब माइनस 1 क्यूब, इस बार v इनिशियल 1 है,
तो 250 ये 750 यानी 75, यानी V फाइनल आ गया 76 की पावर 1/3। आंसर V फाइनल आ गया 76 की पावर 1/3। √50 ये पहला आंसर, दूसरा आंसर 76 की पावर 1/3। ये दोनों कन्वर्जन दिमाग में बैठे होने चाहिए। कभी भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अरे क्लियर है? Yes, sir. गुड। अगला 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 फाइनल एप्लीकेशन जो इसका होता है, जिसमें इंजन भी होंगे, बाहरी फोर्स भी इन्वॉल्व होंगे। फाइनल एप्लीकेशन इस तरह के सवाल, ध्यान से देखिएगा। एक कार है हमारे पास, इसको इसके ऊपर हम F का फोर्स लगा के खींच भी रहे हैं। इसके अंदर इंजन है, इंजन की पावर पूरी P भी है, इंजन पावर दे रहा है P, इंजन की पावर P आ रही है। अरे समझ में आ रहा है? और कार में विस्कस फोर्स एयर ड्रैग भी लग रहा है KV, एयर ड्रैग भी लग रहा है KV, वेलोसिटी के अपोजिट। अरे समझ में आया? एयर ड्रैग क्या होता है? अपोजिट टू वेलोसिटी लगता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल KV एयर ड्रैग, इसलिए कारों के एरोडायनामिक मॉडल होते हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं? इंजन भी बुर्र बुर्र कर रहा है, पूरा एक्सीलरेटर भी दे रहा है, हम एक आदमी आके वो खींच भी रहा है फोर्स एफ से, और जब गाड़ी चलेगी तो हवा के कारण उसमें फोर्स भी पीछे लगेगा KV। ठीक है, KV फोर्स लग रहा है। इंजन भी है, इंजन जब भी इन्वॉल्व होगा तो हमेशा पावर से बात करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, मास M है इस कार का विद इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, मास M है कार का। कार इनिशियली रेस्ट पे थी, कार इनिशियली रेस्ट पे थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार as a function of time, speed of car as a function of time। ठीक है, तो जब भी इंजन इन्वॉल्व हो जाए, स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही यहां पे लगाएंगे, बिकॉज पावर तभी पता लगा पाएंगे। ठीक है, इवन टाइम का फंक्शन पूछा है, जिस टाइम का पूछे, डिस्टेंस का पूछे, इंजन इन्वॉल्व हो तो यही करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? अब मुझे बताइए कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं? mg, नॉर्मल, स्टैटिक फ्रिक्शन, F, KV और इंजन इंटरनल फोर्स। अरे समझ में आ रहा है? तो आपने क्या लिखा? आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वैसे टाइम बर्बाद कर रहा हूं, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? प्लस वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई विस्कस फोर्स KV प्लस वर्क डन बाई इंजन इज इक्वल टू KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। अरे चेक करिए, ठीक है बेटा? अरे बताइए, फिर इसको करेंगे। इस जब भी इक्वेशन अभी सॉल्व करनी होगी, जब इसमें सब तरह के फोर्स इन्वॉल्व है, सब तरह के फोर्स इन्वॉल्व है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे? पावर के फॉर्म में, मतलब पावर ऑफ, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, पक्का? अब हम लिखेंगे पावर ऑफ F प्लस पावर ऑफ KV प्लस पावर ऑफ इंजन इज इक्वल टू dk/dt। अरे चेक करिए, क्या लिखा समझ में आया आपको? आगे से लाइफ में यही करेंगे, आगे से लाइफ में यही करेंगे। जब भी इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी तो हम सीधे क्या करेंगे? पावर के टर्म में लिखेंगे। पावर का मतलब रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो ये हम इक्वेशन, हमेशा ये इक्वेशन लिखेंगे जब भी इंजन फिंजन इन्वॉल्व होंगे, पावर इन्वॉल्व होंगे। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो जो लोग काम कर रहे होंगे सबकी पावर इज इक्वल टू dk/dt। एम आई मेकिंग सेंस? अब लिखते हैं पावर ऑफ F। किसी समय अगर इसकी स्पीड V होगी, फोर्स F लग रहा है,
तो पावर ऑफ एफ क्या हो गई, एफ वी। फोर्स इधर ही लग रहा है, इधर ही स्पीड आएगी। अरे बताइए, एफ वी। पावर ऑफ केवी, केवी उधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, तो पावर ऑफ केवी आई माइनस केवी स्क्वायर, एफ वी अगेन, केवी वी। अरे सही है। और किसका, पावर ऑफ इंजन, वो तो पी दिया ही हुआ है। अरे चेक करिए, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया एमवी डीवी बाई डी। अरे नेट पावर इज इक्वल टू एमवी डीवी बाई डी लिखा है और कुछ भी नहीं है। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, हाफ एम वी स्क्वायर का 2v डीवी बाई डी, यानी एमवी डीवी बाई डी। ये तो हमने पहले भी बोल दिया कि नेट पावर टोटल पावर इज इक्वल टू एमडी बाई डी होता है ना। तो हम यहां पे लेफ्ट साइड में लिखा क्या है हमने, ये टोटल पावर ही तो लिखी है, ये लेफ्ट साइड में टोटल पावर लिखी है, किसके बराबर होगा, एमबी डीवी बाई डी के। तो क्या आ गया, एफ वी माइनस के वी स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू एमवी डीवी बाई डी। जब भी पावर और फोर्स के सवाल मिला के आएंगे तो क्या करेंगे, स्टेप 1 सारी पावर इज इक्वल टू डी के बाई डी, और डी के बाई डी किसके बराबर होगा, एमवी। तो सारी पावर लिख के कर देंगे, क्लियर है। इसके बाद का काम गणित का है, आपसे होगा तो आपको पूछा जाएगा, नहीं होगा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, इधर उधर ले जाके इंटीग्रेट फिंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, या पूछा जाएगा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। और मुद्दा क्या है समझ में आया आपको, जब भी पावर, जब भी लिख लो नोट करके, जब भी इंजन के पावर देकर स्पीड का जिक्र हो तो लिखेंगे P टोटल बराबर mv dv बाई डी टी। P टोटल बराबर mv dv बाई डी टी। अरे वर्क थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म है, पक्का बाबू, क्लियर है। तो ये लिखेंगे P टोटल बराबर mv dv बाई डी टी। क्लियर है क्या मेरी बात। जैसे मैं अब सवाल दे रहा हूं, फिर से पावर सवाल दे रहा हूं, लिखिए वर्ड में सवाल लिखिए, एन इंजन ऑफ अ कार हैज कांस्टेंट पावर P, एन इंजन ऑफ कार हैज अ कांस्टेंट पावर P। Engine of car has constant power P. Viscous force on the car is kV. Viscous force on the car is kV. No other force can perform work. देने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए था, पर फिर भी सेफेस्ट बेट में no other forces can perform work. ठीक है। If mass of car is m, find out maximum attainable speed by the car. Find out maximum attainable speed by the car. Maximum attainable speed by the car. कार कितनी मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर सकती है, कार कितनी मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर सकती है। इसी समय जाएंगे, कार की स्पीड बनाएंगे v, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ kv। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं यहां पे, विस्कस फोर्स और इंजन का फोर्स। विस्कस फोर्स पॉजिटिव काम करेगा कि निगेटिव, क्योंकि इधर लग रहा है इधर जा रहा है तो खाएगी, एनर्जी खाएगा। तो क्या लिखेंगे, नेट पावर कितनी हो गई, P माइनस के वी स्क्वायर बराबर mv dv बाई डी टी। कोई दिक्कत किसी को, क्या हम ये इक्वेशन हमेशा लिख पाएंगे, P माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू mv dv बाई डी टी। ठीक है। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करना है, पर सर ने ऐसा कहा, सर ने आपको ऐसा सवाल नहीं दिया है कि इसको सॉल्व करना है। सर ने क्या पूछा है,
मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड बाय द कार, उस समय डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। आंसर आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि इसमें कोई मैथ्स नहीं सॉल्व करनी है। मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड का मतलब उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ रही है। मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब हुआ? अब स्पीड ने बढ़ना बंद कर दिया तो इसका मतलब बढ़ने का रेट जीरो हो गया। मैक्स वी मैक्स का कंडीशन क्या आया? वी मैक्स तो तब आएगा जब स्पीड बढ़ना बंद हो जाए, यानी डीवी बाई डी टी क्या हो जाए? जीरो। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट पी बाई के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बार बार पूछा जाता है, रटना नहीं है। पर आपने सीखा क्या? मैक्सिमम स्पीड कब आएगी? याद आओ, आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसी एक बात की थी मैंने। रेडियो एक्टिविटी जो लोग पढ़ रहे थे उसमें अपन ने बात की थी ना, मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो उसमें कहा था डीएन बाई डी टी जीरो है। तो वहां जब पहुंचा तो यहां पे भी तो सेम ही बात पूछी ना यार। मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड ने बढ़ना बंद कर दिया, बढ़ना बंद कर दिया। मैक्सिमम स्पीड का मतलब है स्पीड ने बढ़ना बंद करे। वैसे आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, पर क्यों पूछे? कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछेगा तो इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। नो बडी इज आस्किंग, क्योंकि नो बडी इज इंटरेस्टेड कि भैया गड़ी जबरदस्ती की लगाओ। नॉट इन जेई ऑल्सो, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है कि जबरदस्ती गणित लगा के कुछ उखड़ेगा नहीं। कि चैट जीपीटी कर लेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके लिए ह्यूमन की जरूरत नहीं है। सोचने के लिए ह्यूमन की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो भी आधा आधा अधूरा वो भी सोचने लग गया है। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर? ठीक है। अब मैं फिर से 3-4 रैंडम सवाल दे रहा हूं, किस टॉपिक का होगा नहीं पता मुझे, आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको खुद से सॉल्व करना है। मास m का है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसके ऊपर एक आदमी फोर्स एफ लगाना स्टार्ट करता है। इसके ऊपर एक आदमी फोर्स एफ लगाना स्टार्ट करता है। ठीक है? व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा हुआ है सक्षम, मैक्सिमम पावर पूछा हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा हुआ। व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? अभी नेचुरल लेंथ में है। राइट नाउ इट इज इन नेचुरल लेंथ। राइट नाउ इट इज इन नेचुरल लेंथ। राइट नाउ इट इज इन नेचुरल लेंथ। सही है? क्या लगाएंगे? क्या दिमाग में आया? बिल्कुल से क्या दिमाग में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों? मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब है वहां पर स्पीड, तो मान लिया x दूरी पर स्पीड जीरो हो गई, यानी जगह पर स्पीड का जिक्र है। वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन कौन से फोर्स लग रहे ब्लॉक पे? और F, तो क्या होता है? वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाई F, एफ एक्स, एफ तो कांस्टेंट है, एफ इंटू दूरी। स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन, या क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स आई स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल जीरो माइनस जीरो। आंसर कितना आ गया? 2F बाई के। अगला सवाल।
एक ब्लॉक है, ठीक है, एक स्प्रिंग थी, ब्लॉक से बंधी हुई नहीं है, ब्लॉक से बंधी हुई नहीं है, उससे ब्लॉक से मैंने स्प्रिंग को पुश किया, स्प्रिंग दब गई, कितना दब गई, ए दब गई, रेसन में आया, फिर मैंने ब्लॉक को वहां पे छोड़ दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है पर बहुत ज्यादा नहीं है, ब्लॉक कैन मूव इजिली, ठीक है, ये दिया हुआ है, ब्लॉक विल मूव। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, assume friction is small, assume friction is small, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्मॉल है, हाँ लेंगे पर स्मॉल है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ही रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, अरे यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि स्प्रिंग खींच रही हो पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तो चले ही ना, सिर्फ चलेगा, मस्त चलेगा ब्लॉक, पूरा स्प्रिंग जहां तक जा सकती जाएगी, ऐसा हो रहा है। फ्रिक्शन को लेना तो है, म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, पर पूछा है कि ब्लॉक कहां तक जाएगा, ब्लॉक कहां तक जाएगा, मतलब क्या पूछा गया है, कहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्या मतलब, क्या समझ में आया इससे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मान लिया कहीं यहां तक तो पहले धक्का मारता हुआ स्प्रिंग लेके आएगा, नेचुरल लेंथ तक तो स्प्रिंग के पुश करते हुए लाएगा, उसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या स्प्रिंग साथ जाएगी, क्या स्प्रिंग तो कहेगी भैया नेचुरल लेंथ से आगे कैसे जाए, हमारी तो लंबाई वही नॉन आ गए, अरे बंदी थोड़ी है, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आके रुक जाएगी और ब्लॉक आगे चलता रहेगा, तो यहां कहीं आके रुकेगा, अरे बताइए, यहां कहीं आके रुकेगा, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, हमें क्या निकालना है, एल, हमें एल निकालना है, क्या क्या दिमाग में आया, वह कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बहुत बड़े, और ग्रेविटी नॉर्मल हो तो खत्म, अरे आप समझते हैं ना, अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg l, कोई दिक्कत किसी को, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के xi स्क्वायर a स्क्वायर के फाइनल x फाइनल 0, नेचुरल लेंथ पे आके स्प्रिंग रुक गई, इज इक्वल टू 0 माइनस 0, खत्म सवाल, खत्म सवाल, कुछ करना नहीं है, समझ में आ गया, हाफ के स्क्वायर बराबर म्यू mg l, एल की वैल्यू आ गई, क्लियर है, पक्का, गुड। अगला सवाल, छोटे सवाल है पर ये सारे सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सोचने का तरीका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये स्प्रिंग ऐसे है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसका फ्री एंड है, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका फ्री एंड है, यहां से ए डिस्टेंस ऊपर एक ब्लॉक है, यहां पे मास m का, यहां पर घर पे खुद कर लेना, यहां पे पहली बार में मैं म्यू 0 दे रहा हूं, आप म्यू ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं ताकि म्यू 0 दे रहा हूं। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्टेप 1 फोटो बनाइए, वर्क एनर्जी तो समझ में आ गया होगा आपको, फोटो बनाइए, फोटो में क्या हो गया होगा, यहां पर कंप्रेस हो गई होगी, लेट्स से ये एक्स है, अरे चेक करिए, ये ब्लॉक यहां पे कंप्रेस करके स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करके आ गया होगा, लेट्स से ये एक्स है, वेलोसिटीज की यहां पे 0 हो गई होगी, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारे बेटा पार्टिकल पे पूरे रास्ते में, mg साइन mg नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल तो किसी काम का है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन होता तो वो भी डाल देते म्यू mg cos थीटा करके, अरे आता है ना, कौन कौन से फोर्स है, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, दोनों 0 है, अरे बताइए, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के, व्हाट इज द इनिशियल इलॉन्गेशन 0 स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर, आता है ना फॉर्मूला, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना चला इधर a प्लस एक्स,
कितना चला इधर, a प्लस एक्स, तो आंसर आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी mg a प्लस एक्स साइन थीटा। अरे हाइट निकाल लो या mg साइन थीटा कर लो, एक ही बात है, बराबर 0 माइनस 0। कितना नोन है, x। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। अरे क्वाड्रेटिक बनेगी, दिख रहा है क्या, पर सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। वो आपको जब देगा तो सुंदर देगा, पर मुद्दा ये कि आपको लगाना आना चाहिए वर्क क्रेडिट। mg a प्लस एक्स साइन थीटा। क्लियर है मेरी बात? mg a प्लस एक्स साइन थीटा। पक्का? अगला सवाल, अगला सवाल। ये हमारा एक लिफ्ट सिस्टम है, ठीक है। लिफ्ट सिस्टम में क्या है, यहां पर एक मोटर लगी है जो कि रस्सी को मोड़ती है, ऐसे घूमता है, ये घूमता है तो रस्सी उस पर लपेटती जाती है। रस्सी उस पर लपटेगी तो ये एलिवेटर जो है वो ऊपर उठेगा, उठेगा ऊपर। अरे क्लियर है, लिखिए। if the elevator is moving upward with constant speed v, constant speed 5 meter per second. Elevator is moving upward with constant speed 5 meter per second. ठीक है, constant speed 5 meter per second. And mass of elevator plus passenger is 1000 kg. Mass of elevator plus passenger is 1000 kg. ठीक है? How much power motor is supplying? कितनी पावर सप्लाई कर रही है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? How much power motor is supplying? फाइव इंटू 10⁴ कितना 1000 kg है, ठीक है। क्या किया आपने? टेंशन निकाला, फिर इस वाली पार्ट की वेलोसिटी निकाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
हम कैसे सोचते हैं ये हमारा दिमाग डिफाइन करता है कि हम सोचते कैसे। आप फ्री होकर जितना सोचेंगे लाइफ उतनी आसान रहेगी। चलिए, सोचने का तरीका नंबर 1, इन्होंने सोचा कि ये कितनी पावर डेवलप कर रहा है ये निकालना है। तो इंजन मोटर कर क्या रही है, पुली को खींच रही है। तो इन्होंने कहा मोटर जो फोर्स लगा रही है सिस्टम में वो क्या, यहां का अगर टेंशन टी है तो मोटर नीचे की तरफ टी फोर्स लगा रही है। और अगर ये पॉइंट नीचे v स्पीड से इधर आ रहा है तो क्या मोटर की पावर सप्लाई की वैल्यू टीवी हो गई। मोटर फोर्स कितना लगा रही है, टी। अरे बताइए, और ये अगर v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे घूम रहा होगा ना, ऐसे घुमा रहा होगा ना, अंदर नीचे की तरफ ला रहा होगा रस्सी को, तभी तो ये ऊपर उठ रहा होगा। अरे ये ऐसे घूम रहा होगा, रस्सी इसमें लपेट रही होगी। अरे बताइए, रस्सी लपेटती जाएगी तो नीचे आता, यहां पे ऐसे घूमता जा रहा है, रस्सी लपेटती जा रही है, ये ऊपर उठता जा रहा है। दिख रहा है क्या आपको? तो इन्होंने कहा है कि मोटर की पावर निकालनी है। इन्होंने कहा पावर निकालने का ये तो दिया रहता था सवाल में इंजन फुंजन की, नहीं दिया रहता था। इन्होंने कहा एक ही फॉर्मूला F.V. पावर का एक ही फॉर्मूला इनके दिमाग में क्या आया, F.V. तो क्या फोर्स लगा रही है मोटर, टेंशन T, नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स, और वो पॉइंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ V से। तो इन्होंने कहा इतना तो मुझे पता है कि पावर का वैल्यू हो गया F.V. और F.V. हो गया यहां पे TV। अरे चेक करिए, अब इन्होंने कहा यहां टेंशन निकालना है तो यहां भी टेंशन T होगा, यहां भी टेंशन T होगा, यहां 2T होगा। क्या ये सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? तो इसका मतलब इसके बाद नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इसका इन्होंने कहा 2T बराबर 10,000 mg। अरे 1000 kg का इंटू जी, तो इन्होंने 2T बराबर क्या लिखा, 10,000। तो T कितना आया इनका, अरे 5,000। तो T की वैल्यू आ गई 5,000। इन्होंने कहा T की वैल्यू तो मिल गई 5,000, तो पावर का फॉर्मूला लिखने ही वाले हैं, पर 5,000 तो इन्होंने पहले लिख दिया। अब और क्या निकाल दें तो काम चल जाएगा, वेलोसिटी। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो वर्चुअल वर्क से सोच ले, अरे 2T वाला 5 से जा रहा है तो T वाला 10 से आ रहा होगा, या फिर ये 5 से जा रहा है तो ये रस्सी 5 से कम। अबे ये रस्सी 5 से, ये अगर 5 से जा रहा है तो ये लिफ्ट 5 से ऊपर उठ रही, तो ये गैप 5 से कम होगा, ये गैप भी 5 से कम होगा, तो ये गैप भी 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। ये 10 लपट गई होगी। तो इन्होंने कहा V की वैल्यू आ गई 10। इन्होंने आंसर दे दिया P इज इक्वल टू 50 किलोवाट। पावर आ गई 50 किलोवाट। मोटर ऑफ लिफ्ट हैज पावर 50 किलोवाट। यह है मेथड 1, सोचने का तरीका नंबर 1। सोचने का तरीका नंबर 2, एकदम मैं दुनिया में सब कुछ अब एनर्जी के फॉर्म में सोचता हूं। मैं एक ऐसा आदमी, मुझे पता है कि मैं दुनिया में हर चीज एनर्जी के फॉर्म। मैंने कहा इस पूरे खेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो काम कर सकते हैं, mg है और मोटर है, बाकी सब तो साले बीच में स्लेव हैं, इनकी ताकत थोड़ी है काम करने की। अरे इनमें कोई एनर्जी थोड़ी है, रस्सी कोई खाना खा के थोड़ी आई है, रस्सी में पेट्रोल थोड़ी लगता है। अरे समझ में आ रहा है, कौन कौन काम कर सकता है, इसका ताकत है काम करने की, mg और मोटर, सिर्फ 2 ही लोग हैं। अरे चेक करिए, तो मैंने कहा पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 लोग ही काम करने वाले हैं। कौन कौन 2 लोग, mg और मोटर काम करने वाले, और कोई काम करने वाला है क्या, नहीं। तो हमने कहा पावर बाय ग्रेविटी प्लस पावर बाय मोटर इज इक्वल टू dk बाई dt। अरे बताओ क्या मैं ये सोच पाया, क्या कर पाया? मैंने कहा भैया कार में क्या है, 2 ही लोग काम कर रहे थे। इंजन कैसे काम कर रहा था, हमें इनको ने जाके घुस के देखा कैसे काम कर रहा है, टेंशन इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके देखा। हमने पावर की परिभाषा इस्तेमाल की, हमने कहा साला 2 लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन 2 लोग, mg और मोटर, और कोई काम कर रहा है क्या? तो पावर बाय ग्रेविटी प्लस पावर बाय मोटर इज इक्वल टू dk बाई dt। व्हाट इज dk बाई dt, 0। क्या ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो dk बाई dt कितना हो गया, 0। पावर बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स कितना नीचे, 10,000। वेलोसिटी इसकी कितनी ऊपर, 5, तो माइनस 50,000। पावर ऑफ ग्रेविटी mgv प्लस पावर ऑफ मोटर
इज इक्वल टू 0। खत्म सवाल। पावर ऑफ मोटर आ गई 50,000। पावर ऑफ मोटर आ गई 50,000। ये मुझे पसंद है तरीका, क्योंकि इसमें मैंने कोई फोर्स में घुसा नहीं, मैंने पावर और एनर्जी को फील किया। मैंने कहा, समझा मैंने एनर्जी को कि भैया कहीं ना कहीं किसी की एनर्जी कंजर्व है, कोई मेहनत करेगा तो किसी को मिलेगा। यहां दो लोग मेहनत करने वाले हैं, कौन कौन से? ग्रेविटी, मोटर, और इनकी सारी मेहनत मिलेगी किसको? लिफ्ट को। तो हमने कहा पावर बाई ग्रेविटी प्लस पावर बाई मोटर इज इक्वल टू डीके बाई डी टी ऑफ द लिफ्ट। अरे समझ में आया? तो दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। ये बहुत काम का, इसको कहते हैं एनर्जी कंसीडरेशन। मैं कई सारे सवाल जब हम आगे पढ़ेंगे, सर्किट वर्किट जब जीवन में कभी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं सारे सवाल कई बार लूप लॉ से करूंगा, कई बार सोचूंगा कि एनर्जी से सोचते हैं कि इसने एनर्जी दी, इसने एनर्जी ली, इसके पास एनर्जी गई। बिकॉज पूरे नेचर को दो तरीके से समझा जा सकता है कि इसने एनर्जी खर्च करी, इसको मिल गया। मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। मेरी बात समझ में? ऊपर से फेंका, ग्रेविटी ने मेहनत की, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। नीचे से फेंका, काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, ग्रेविटी ने नेगेटिव काम कर दिया। तो आई कैन थिंक द होल सिनेरियो इन टर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। अगर हम फोर्स के टर्म में सोचते आए थे कि फोर्स लगेगा तो चलेगा, अब हम सोचना स्टार्ट करेंगे आज के बाद से एनर्जी के टर्म में भी, धीरे धीरे करके दोनों चीजें पैरेलली डेवलप करेंगे अपने दिमाग में। सोचेंगे भैया कहां से आया। जैसे कि अगर मान लो सर्किट में आगे हम जाके आर और सी कहेंगे और बैटरी कहेंगे, तो बैटरी वो चीज है जो काम करता है, कैपेसिटर वो चीजें स्टोर करता है, रेजिस्टेंस वो चीजें जो लॉस करता है। तो हम कहेंगे कि जितना इसने काम किया होगा, थोड़ा इसने स्टोर किया होगा, बाकी इसने लॉस किया होगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दिस इज द वे वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एनर्जी ऑल्सो। एनर्जी पे धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई? क्या किया मैंने यहां पे? इस सवाल का सेकेंड पार्ट, इस सवाल का सेकेंड पार्ट, इफ इन द लास्ट क्वेश्चन, if in the last question the lift starts from rest and accelerate upward with constant acceleration 5 meter per second square, 5 meter per second square, 5 meter per second square. What would be power delivered at t equal to 1 second? Power delivered at t equal to 1 second. Power delivered at t equal to 1 second. आप फ्री होके सोचेंगे तो जीवन बहुत आसान रहेगा। फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। हमें किस समय पूछा है? 1 सेकेंड पे, इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमारे पास पहला तरीका, मेथड 1 जो उस बच्चे ने बताया था, उसके तरीके से टीवी इज द आंसर। अरे बताइए, टीवी इज द आंसर। यहां का टेंशन टी है और ये नीचे की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है, तो क्या टीवी इज द आंसर? ये अगर 5 उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी आई है? 5, तो इसकी नीचे की तरफ 10 आई होगी, तो 10t इज द आंसर। अरे मेथड 1 समझ में आ रहा है अब? 10t आंसर इज इक्वल टू 10t। मेन काम क्या है? टेंशन निकालना। तो यहां का टेंशन t है, तो यहां का टेंशन 2t होगा। पर ये इस समय एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स बैलेंस नहीं है। अरे इसका एक्सेलरेशन भी तो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन लिखेंगे? 2t माइनस mg विच इज 10,000 अरे बताइए, इज इक्वल टू ma विच इज इक्वल टू 5,000 सॉरी 5,000। तो t comes out 7,500, t comes out 7,500।
अबे इसके ऊपर फोर्स इक्वेशन तो लिखना आती है, अब बहुत बड़ी उम्र हो गई है हमारी। 2t माइनस एम जी बराबर एम ए, तो 2t माइनस एम जी बराबर एम ए से t निकालना, क्योंकि हमें आंसर टीवी आ गया। अरे बताओ, यस सर। तो ये कितना आया, t बराबर 7500, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 75 किलोवाट। अरे बताइए, 75 किलोवाट। ये किसके तरीके से किया, उनके तरीके से, बेसिक फंडामेंटल तरीके से। हाँ जी, यस अब हम इस सवाल को मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 लगाते हैं। कौन कौन से खेल लोग इन्वॉल्व हैं यहां मेहनत करने वाले, ग्रेविटी, तो जो भी इन दोनों का वेक्टर डन होगा वो साले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। भाई दो लोग मेहनत, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तुम लोग को मिल रहा है, तो मैं कहूंगा हम दोनों को जितने पैसे खर्च हो तुम्हें मिलेंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये एकदम बेसिक एनर्जी कंसिडरेशन है। कौन कौन मेहनत कर रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पावर बाय ग्रेविटी। हमें नहीं आती सब घुमा फुरा की, सब क्या हुआ, टीटी टूटी फूटी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अरे टीटी टूटी फूटी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, टीटी टूटी कंस्ट्रेंट फंस्ट्रेंट कुछ नहीं आता मुझे। इसलिए एनर्जी कंसिडरेशन कई बार बहुत पावरफुल है। क्या मुझे कंस्ट्रेंट नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा है। कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू डी के बाई डी टी। पावर बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू पावर, उस समय ग्रेविटी का फोर्स कितना है, 1000। वेलोसिटी कितनी है, 5। वो तो वही आ गया, पावर ऑफ ग्रेविटी अभी भी वही आया, माइनस 5000। अरे बताओ, माइनस 5000 सही है क्या, पावर ऑफ ग्रेविटी 50000। 50000 कैसे, अच्छा आ गया ना 50000, मतलब समझ गए ना, पावर 50000 आ गया। अरे बताओ, 50000 सही है। पावर ऑफ मोटर निकाल ली है, बगल में क्या आएगा, प्लस डीके बाई डी टी। डीके बाई डी टी आएगा। डीके बाई डी टी क्या होता है, एमवीडीवी बाई डी टी। एम कितना है भूल गया मैं, 1000। वी कितना निकाला था, 5। डी बाई डी टी कितना निकाला था, 5, प्लस पी मोटर। अरे बताइए ना, आ गया आंसर, पी मोटर 75000। पी मोटर 75000। शायद आपको मेथड 2 थोड़ा अच्छा अपील किया होगा, क्योंकि उसमें आपको दिखा कि एनर्जी कंसिडरेशन से क्या फायदा है। ना मुझे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ा, ना मुझे टीटी टूटी टूटी करना पड़ा, ना एफ डॉट वी देखना पड़ा कि कौन किधर जा रहा है, दिमाग लगाना पड़ा। तो दैट इज व्हाई आई लव एनर्जी कंसिडरेशन। एक जो मुझे सबसे पहला प्यार है लाइफ में पूरी फिजिक्स में, वो है न्यूटन्स लॉ से, क्योंकि मैं उससे सारे सवाल कर सकता हूं, और दूसरा मैं कुछ भी समझा सकता हूं एनर्जी कंसिडरेशन से। इसलिए मुझे दो ही चीजें, पूरी फिजिक्स को बड़े लोग कहते हैं सिर्फ दो ही तरीके से पूरी दुनिया देखी जाती है, फोर्स और एनर्जी के माध्यम से, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। या तो फोर्स के फॉर्म में पूरी दुनिया को समझ लो, या एनर्जी के फॉर्म में पूरी दुनिया को समझ लो, एक ही तरीका है। आज की डेट में जो मॉडर्न फिजिक्स और ज्यादा घुस घुस के काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में बात करते हैं, फोर्स के फॉर्म में बात नहीं करते। लेकिन हम दो तरह से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, या तो हम सब कुछ फोर्स की तरह से देख सकते हैं, या हम सब कुछ एनर्जी की तरह देख सकते हैं। फोर्स की तरह से देखा तब भी हमारे सारे सवाल सही होंगे, एनर्जी की तरह से देखा तब। एनर्जी वाला कंसिडरेशन क्या बोला इस बार हमने, कैसे सोचा, क्योंकि यहां पे दो लोग मेहनत करने वाले हैं। कौन है दो लोग जो काम करने को तैयार हैं, ग्रेविटी। टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होता है, हमने साफ साफ लिखा हुआ है, टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होता है, एक्शन रिएक्शन मिला के, याद है ना। नॉर्मल का टोटल वर्क डन 0 होता है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। टोटल वर्क डन में नॉर्मल, तो जो तक मेहनत उनके पास काम करने की औकात नहीं है। यहां कौन से दो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके जो खर्चा हो रहा है, जिनकी एनर्जी खर्च हो रही है, ग्रेविटी और एक मोटर। मोटर में पेट्रोल लग रहा है साला। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात। तो दो लोग मेहनत करने वाले हैं, हमने कहा दोनों की मेहनत इसको मिलेगी, डीके बाई डीटी के बराबर होगा, और दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का। कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी, 6:45 से ना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय सभी को, एंजॉय योर लाइफ। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन
जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.